ठीक है। और सबसे असली फाइट होती है जो टेस्ट का एनालिसिस करके नोट्स बनाते हैं। तो अच्छी बात आप लोग में ये है, इसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं कि आप लोग टेस्ट पे बने हुए हैं, टेस्ट लगा रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग फ्री में जुड़े होंगे, कुछ लोग ROR वाले फ्री वाले होंगे, कुछ लोग पेड वाले होंगे, कुछ ओपन टेस्ट वाले होंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप लगातार जुड़े हुए हैं। लेकिन लगातार जुड़ने का आपको तब पूरा बेनिफिशियल मतलब पूरा बेनिफिट तब मिलेगा जब आप नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो सब 2-3 चीजें नोट करिए एकदम, और इसको एकदम मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार, लेकिन ये काम नहीं टलना चाहिए। ठीक है, जैसे सवेरे शाम को सोते समय, रात में सोते समय अगले दिन क्या करना है उसका एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना। तो रात में जब मैसेज आता है ग्रुप में, यूपीएसएनडी के अगर आपने मेन चैनल पे ज्वाइन है, ग्रुप पे मैसेज आता है कि सवेरे का दिन आपका कैसा हुआ, तो आप उसी समय रात में ही अपना टाइम टेबल डाल दीजिए। या सवेरे मैसेज आता है कि अपना टाइम टेबल शेयर करिए, तो अपना टाइम टेबल सवेरे डाल दीजिए। तो उसके लिए आपको रात में ही टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। दूसरा, जो लोग 2024 का दे रहे हैं वो लोग नहीं, लेकिन जो लोग 2025 को टारगेट करके एग्जाम दे रहे हैं, कोशिश करिए कि रात में 12 बजे तक सो जाइए और सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जग के पढ़िए। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपने जग के पढ़ लिया, ठीक है, शुरू में 20-25 दिन बहुत दिक्कत होगी, लेकिन अगर आपने ब्रह्म मुहूर्त में जग के पढ़ाई कर ली तो फिर समझिए आपको कोई भी ताकत दुनिया की, क्योंकि वो ऐसा समय होता है ना, पूरा माहौल शांत होगा। काम करने वाली जो गृहिणी है, जो ऑफिस वर्कर हैं, ठीक है, अगर 3 से 5 का आपने समय पढ़ लिया, आप सोचो 3 बजे 4 बजे अगर आप जग करके सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ ले रहे हो और 8 बजे तक 2 से 3 घंटा अगर आपने पढ़ाई कर ली, तो पूरे दिन में आराम से 3-4-5 घंटे पढ़ाई कर लो, हो जाएगा आपका पूरा शेड्यूल पूरा। तो ब्रह्म मुहूर्त वाला कॉन्सेप्ट जो लोग 2024 में पीसीएस दे रहे हैं उनके लिए नहीं, लेकिन 2025 के लिए जो यूपीएससी दे रहे हैं, यूपी पीसीएस 2025 के लिए टारगेट कर रहे हैं, अभी से आदत बना लीजिए। 20-25 दिन शुरू में दिक्कत होगी, लेकिन अगर आपने लगातार 21 दिन ये काम कर लिया तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेस पाने से नहीं रोक सकती, सिवाय कि आप ही अपने दुश्मन ना बन जाए। ठीक है, मतलब कई बार ऐसा होता है कि लोग मतलब पता चला एडमिट कार्ड भूल गए या पेपर ही नहीं गए देने, तभी होगा ऐसा। लेकिन अगर आप कंटिन्यू मेहनत करेंगे, सवेरे उठने का फायदा क्या रहेगा, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, दिमाग मतलब पूरा वातावरण शांत रहता है। ठीक है, कोई आपको फोन मैसेज करके डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। दिन में आप पढ़ोगे तमाम फोन है, जिम्मेदारियां हैं, कुछ काम है। ठीक है, लेकिन अगर सवेरे उठ के 3, साढ़े 3, 4 बजे पढ़ ले रहे हो, ठीक है, तो कमेंट करके एक बताइएगा। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं कि 4 बजे तक रात में, मतलब रात से ही पढ़ते हैं, 4 बजे तक पढ़ते हैं, वो भी तरीका ठीक माना जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप रात में 12 बजे के लगभग आप सो जाते हो और 1, 2, 3, 4 मतलब 4-5 घंटे की नींद के बाद अगर सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हो, गया सीधा मुंह से पानी लिया और मुंह पे छपकी मारी, ठीक है, और उसके बाद पढ़ने बैठ गए, फ्रेश होके 5 मिनट में 10 मिनट में पढ़ने बैठ गए। ये चीजें अगर आप कर लिए, एक बार करके देखिएगा। इतना अगले हफ्ते में मिलूंगा तो पूछूंगा मैं अगले हफ्ते कि आप लोग में से कौन कौन इसको फॉलो किया है। ठीक है, जो लोग फॉलो करेंगे अपना एक्सपीरियंस बताइएगा लाइक आप। हाँ बताइए खुशबू। सर मैं नोट सेंड कर दी। अच्छा खुशबू, आपने नोट सेंड कर दिया है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड किया आपने? हेलो सर। हाँ मैं 1 मिनट, आप लोग थोड़ा सा बस म्यूट रखिए। कहाँ आपने सेंड किया है खुशबू? सर इसी ग्रुप में जिसमें हम लोग ज्वाइन है। अच्छा यूपी। ठीक है, मैं देखता हूँ यूपी पीसीएस इंडिया वाले पे। टीचर्स ने यूपीएससी वाले पे, जिसमें हम लोग 61 लोग हैं ना मैम। अच्छा पहले एक बार देखना इनका नोट्स कहाँ पे है, थोड़ा सा हमको भेजना। ठीक है, मेरे वाले हमको पर्सनल भेजो। ठीक है, अभी मैं देख लेता हूँ नोट्स आपके। ठीक है, तो दूसरा काम, तो पहला काम क्या करना है कि रात में सोने से पहले अपना शेड्यूल बना लेना है कि अगले दिन क्या पढ़ना है। वो आपका एक दिन पहले वो होना चाहिए, टेस्ट लगाना है, क्विजेस सॉल्व करने हैं। ठीक है, दूसरा, अच्छा ये आ गया, ठीक है, ये आपने जो नोट्स भेजे हैं ये कितने पन्ने के भेजे हैं, मतलब कितने टेस्ट के भेजे हैं? सर 1 टेस्ट था जो हुआ था 14 को। ठीक है, और कितने पेज में बनाया है आपने? सर 4 पेज। ठीक है, 4 पेज में बन रहा है। शुरुआत है तो ठीक है। हाँ बताइए सर प्रीति चौहान सर, मैंने भी टेस्ट नोट भेजे हैं। अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूँ, पर इनका भी सर पीसीएस ग्रुप में जिसमें सर टेस्ट है उसी पे। ठीक है, मैं आप लोग के भी नोट देख लेता हूँ। देखिए जैसे खुशबू आपका जो मैं नोट्स देख रहा हूँ, आपने जैसे पहले पन्ने पे विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, इनका जो मिल मतलब कहाँ कौन कौन सी नदियां मिल रही हैं, जैसे धौली गंगा प्लस अलकनंदा,
नंदाकिनी अलकनंदा, पिंडार अलकनंदा, मंदाकिनी अलकनंदा और भागीरथी अलकनंदा। इसको जो बनाया है, मैं अगर मुझे नोट्स बनाना रहता तो मैं इसको थोड़ा सा मैप में छोटा सा मैप बनाता उत्तराखंड का, या एक नदी बना देता, ठीक है, और मैप में दिखा देता तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा हो जाता, ठीक है। बाकी आपका सही है नोट्स, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा समराइज करिएगा, आपने जैसे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठे कर ली है। नोट्स में हम उन चीजों को रखते हैं जो चीज हमको एक बार, आप लोग थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए, बोलने के बाद म्यूट कर लेंगे तो आवाज गूंजेगा नहीं, ठीक है। खुशबू म्यूट करिए अपने आप को, ठीक है। हेलो सर, मुझे कुछ कहना है। हाँ बिल्कुल, हम लोग एक बार, मैं इसीलिए बैठा हुआ हूँ, सबको सुन करके जाऊंगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। सर, मैंने ग्रुप जुलाई में ज्वाइन किया था, मैं सिर्फ एक ग्रुप में एडिड हूँ, वो जिसपे टेस्ट पेपर वगैरह आते हैं, बाकी मैं किसी भी ग्रुप में एडिड नहीं हूँ। नहीं तो यूपीएससी हिंदी का मेन चैनल तो आप लोग को ज्वाइन करना चाहिए। यूपीएससी हिंदी, यूपीपीएससी हिंदी, इन दोनों का मेन चैनल ज्वाइन करिए। गूगल मतलब वहाँ टेलीग्राम पे सर्च करिए, या अभी मैं यूपीएससी हिंदी वाले चैनल पे सबका लिंक डलवा दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें फायदा ये रहता है कि डेली, जैसे पर डे समय एक क्वेश्चन रात में जा रहा है आंसर राइटिंग का, ठीक है। डेली के लगभग कुछ नहीं तो 60-70 क्विजेस जा रहा है। अभी हम लोग उस पर बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं इनके नोट्स देख लूँ लाइव में, ठीक है, क्योंकि इन्होंने मेहनत करके बनाया। तो आपके नोट्स सही है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंटेंट लिख दिया, जैसे पहला वाला जो आपने मतलब 3-4-5 लाइन में लिखी है, उसको समराइज करने का प्रयास करिए। नोट्स में उसी चीज को लिखना है जो चीजें हमको याद दिलाती। जैसे आपने विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग, इन जो नदियों का संगम लिखा है, ये बहुत परफेक्ट है। इतना ही इंफॉर्मेशन लिखना है, ठीक है। अब ये नहीं लिखना है कि जो है यमुना यमुनोत्री से निकलती है, गंगा गंगोत्री से निकलती है। इतना कॉमन सेंस से याद हो जाएगा, ठीक है। तो जो चीजें भूले उसी को लिखिए। बाकी आपका नोट सही है, ठीक है। और उनका दूसरे वाले का जो नोट देख लो कहाँ भेजा है उन्होंने, 2 दिन है। ठीक है। सर, हमको ह्यूमन ज्योग्राफी में बहुत मतलब नहीं आ रहा था मेरे क्वेश्चन, अभी जो टेस्ट दिया उसमें। हाँ, तो उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए। उसके शॉर्ट नोट्स आपने बनाया वही वाले हैं क्या ये? नहीं, वो वाला नहीं है। नो सर, हाँ ये पिछली का था। ठीक है। तो ह्यूमन जियोग्राफी नहीं आ रही है, तो उसके जैसे अभी क्या करना है, मानव भूगोल, जो मानव भूगोल है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत प्लस भारत लोक और अर्थव्यवस्था, ये एनसीईआरटी है, 2 बुक है। इसको पढ़ करके और जो टेस्ट हुआ है वो टेस्ट लगा करके उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। एक क्वेश्चन आपका बाहर से गलत नहीं होगा, ठीक है। केवल कॉन्सेप्ट समझना है बेसिकली उसमें। ऐसे सर, इस बार 5-7 क्वेश्चन रिपीट हुए थे टेस्ट पेपर में। हाँ, मैं बता रहा हूँ, जैसे बस उसमें ऐसे आपको कॉन्सेप्ट समझना है। भूगोल का मानव के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जैसे उच्चावच, ऊंचाई का क्या प्रभाव है, वर्षा का क्या प्रभाव है, ठीक है, ठंडी गर्मी का क्या प्रभाव है। तो ये सारी चीजें, ये अर्थव्यवस्था को कैसे बताती हैं। ये अगर जैसे पहाड़ी इलाका है तो वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी होगी, मैदानी इलाका है तो वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी होगी, ठीक है। ये कितने क्वेश्चन का नोट्स बनाया, कितने पेज में भेजा है आपने? अच्छा, एक ही पेज आपने भेजा? नहीं, 2 बहुत सारा। सर मैं नोट्स भेज रही हूँ, लेकिन एक पेज के बाद जा ही नहीं रहा है ग्रुप में। अच्छा, नहीं, आपका 3-4 पेज आया है, ठीक है। आपने भी 5 पेज में बनाया है नोट शायद। नाम तो मैं बता दो किसका है। ये Yes, sir. हाँ, पी नाम से आया है। सब प्रीति नाम से। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। पी नाम से है, यूपीएससी हिंदी 2406 एनवायरमेंट, ठीक है। अब देखिए, यस सर। हाँ, नोट्स आपने भी सही बनाए हैं, लेकिन इसको समराइज करने की आवश्यकता है। जैसे एक पेज में आपने 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन के नोट्स बनाए हैं, ठीक है। इसको कोशिश करिए एक पेज में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन, छोटे छोटे नोट्स बनाना। मतलब नोट्स का आकार एकदम छोटा छोटा होना चाहिए। पहली चीज, क्यों छोटा होना चाहिए? हाँ, छोटा क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसकी मतलब एक सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि पहली बात तो लिखेंगे तो आपको याद होगा। नोट्स बनाने का एक पर्पस तो ये है। दूसरा पर्पस ये है कि कम पेज रहेगा तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। जैसे आपने मान लीजिए 5 पेज में बनाया, ठीक है। अब आपको रिवाइज करना हो तो आपको 5 पेज पलटना हुआ। अब मान लीजिए आपने 30 पेज, अगर आप 30 टेस्ट अगर दे रही हैं और लगभग हर टेस्ट का 5 पेज में बन रहा है, तो टोटल आपके पास 150 पेज होंगे। लेकिन वहीं अगर आप इसको 3 या 2 या 3 पेज में आपने कर लिया तो आपके 100 के लगभग पेज में इकट्ठे हो जाएंगे। जल्दी से रिवीजन होगा, ठीक है। घुमाना है इसको सवेरे उठ के, नोट्स बनाने से काम नहीं चलेगा, सवेरे उठ के इसको घुमाना है, ठीक है। तो आपके नोट्स देख लिए मैंने, और भी आप लोग भेज दीजिएगा, मैं ग्रुप पे मुझे टैग कर दीजिएगा, मैं देख करके बता दूंगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग दैनिक वाले शेड्यूल्स के, ठीक है। तो पहला काम क्या करना है, रात में सोते समय क्या करना है, जल्दी बताइए। अपना टाइम टेबल, ठीक है, पॉज कर लीजिए, मतलब म्यूट कर लीजिए प्रीति अपने आप को, ठीक है। तो अपना टाइम टेबल भेजना है। दूसरा काम आपको ये करना है कि टेस्ट के शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने हैं। बिना शॉर्ट नोट्स बनाए आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप उन अच्छे बच्चों में शामिल हो, ठीक है, जो लोग टेस्ट दे रहे हो, लगातार टेस्ट पे बने हुए हो। लेकिन इस टेस्ट का तभी असली फायदा मिलेगा जब आप इसके शॉर्ट नोट्स बनाओगे। तीसरा, शॉर्ट नोट्स बनाने से भी काम नहीं होने वाला है,
ठीक है, अगले दिन जब टेस्ट हो, जब या अगला जब भी टेस्ट हो, तो पिछले सारे शॉर्ट नोट्स आपको रिवीजन करने हैं। ठीक है, क्यों बनाया गया है भाई? फुल टेस्ट हो रहा है तो पूरे शॉर्ट नोट्स रिवीजन होना चाहिए। पार्ट टेस्ट हो रहा है तो जिस पार्ट टेस्ट का, जैसे मान लीजिए भूगोल का पार्ट टेस्ट है तो भूगोल के पार्ट टेस्ट रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, तो ये काम करना, रिवीजन बार बार, जिसका जितना रिवीजन होगा वही फर्स्ट डिवीजन होगा। तो जो लोग प्री निकाल रहे हैं, जो लोग मेंस निकाल रहे हैं, उनमें एक बात कॉमन है कि वो लगातार रिवीजन पे बने हुए हैं, लगातार वो पेपर दे रहे हैं, लगातार इस प्रोसेस में बने हुए हैं। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ यूपीएससी हिंदी कैसे आप लोग को फायदा पहुंचा सकती है। यूपीएससी हिंदी देखिए, पहली चीज तो ये है कि जब आप यूपीएससी हिंदी का मेन ग्रुप मान लीजिए आपने ज्वाइन किया, पहली चीज तो ये कि हम लोग कुछ प्री फैक्ट, कुछ मेंस के फैक्ट उसमें लगातार नियमित डालते रहते हैं। दूसरा, हमारा एक यूपीएससी का डेली क्विज वाला चैनल है, लगभग उस पर 30-35 हजार सब्सक्राइबर हैं, लेकिन उस पर क्वेश्चन जाते हैं लगभग आपके सवेरे 9 बजे, दोपहर में 12 बजे, रात में, शाम में 5 बजे और रात में 9 बजे, यानी कि 4 बार क्वेश्चन जाते हैं। लगभग 10 से 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन तक होते हैं। कुल मिला जुला के 60 से 70 क्वेश्चन आपको जा रहे हैं, उसमें अनिवार्य हिंदी भी हम लोग भेज रहे हैं। ठीक है, जानबूझ के एक आध क्वेश्चन हम लोग गलत उसमें भेजते हैं ताकि कौन बच्चा लगा रहा है, कौन बच्चा सिंसियर है। जैसे कल एक क्वेश्चन आया था, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी, उसमें 57-58 ऐसे कुछ था, 57 ईसा पूर्व, 58 ईसा पूर्व, सही जवाब था 57 ईसा पूर्व, लेकिन हम लोगों ने जानबूझ के उसको 58 ईसा पूर्व में किया। करने वाले कम से कम उसमें कुछ नहीं तो उसको अटेम्प्ट किए थे 400 लोग, लेकिन ध्यान किसका गया? केवल 1 या 2 लोग या 3 लोग कमेंट किए थे कि सर ये क्वेश्चन गलत है या इसका उत्तर गलत है। समझ रहे हो आप? तो पहली चीज तो ये है कि सर इन लोग को जितने भी अपने वो ग्रुप चल रहे हैं फ्री वाले इनिशिएटिव जिसमें है, जैसे ओपन टेस्ट का है, टेली क्विज का है, ये जरूर ज्वाइन करिए। प्लस ग्रुप में आप पार्टिसिपेट करिए। ठीक है, लगभग 1,10,000 उसमें मेन चैनल पे होने वाला है। पीसेस यूपी पीसेस हिंदी वाले चैनल पे भी लगभग 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए उसमें। पार्टिसिपेशन का मतलब ये नहीं है कि कोई बकवास कर रहा है तो वहाँ पे बकवास में मैसेज कर रहा है, नहीं। पार्टिसिपेशन का मतलब ये है कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 10-15 लोग ही करते हैं। ठीक है, अपना टाइम टेबल बनाइए, टाइम टेबल सेंड करिए, रात में खुद अपनी जिम्मेदारी के साथ सोने से पहले पिछला दिन का टाइम टेबल मिलाइए और देख लीजिए कि आपके क्या क्या काम पूरे हुए, पूरे नहीं हुए तो क्यों नहीं पूरे हुए। ठीक है, उसके पीछे कारण क्या है, उन कारणों को एलिमिनेट करिए। भाई 1 सीट लानी है आपको, अपने लिए 1 सीट लानी है। ठीक है, कोई बच्चा मोटिवेट कर रहा है, कोई मैसेज आ गया कि भाई 400 सीटें आ रही हैं, कोई मैसेज आ गया 800 सीटें आ रही हैं, तो खुश नहीं होना है या बहुत दुखी नहीं होना है। कोई मैसेज कर रहा है सर, कल एक मैसेज कर रहा है सर 250 सीट ही आ रही है इस बार पीसीएस में। अरे भाई 250 सीट है चाहे 2,500 सीट है, हमको तो 1 सीट से मतलब है। आपको उसे 1 सीट के लिए, अच्छा 1 सीट आएगी तो फाइट नहीं करोगे, करना है ना फाइट। तो इन सबसे डिमोटिवेशन या मोटिवेशन नहीं लेना है। डिमोटिवेशन और मोटिवेशन खुद के अंदर से इनर मोटिवेशन जगाना है। ठीक है, कि हमको कुछ भी करके इस पर सेलेक्ट होना है। तो सवेरे उठ के मुंह धुला, शीशे के सामने गया, शीशा रखा और सामने एकदम बोलना है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए। ठीक है, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी। टाइम टेबल कहाँ भेजते हैं बच्चे? प्रेक्षा नाम है ना, हाँ प्रेक्षा, जो मेन चैनल है वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप है, डिस्कशन ग्रुप पे आप अपना टाइम टेबल भेजिए। ठीक है, या यूपीपीसीएस हिंदी अगर आपने ज्वाइन किया तो वहाँ पे भी यूपीपीसीएस पंचायत ग्रुप है, वहाँ पे भी आप भेज सकते हो। ठीक है, दोनों में से मतलब कहीं पे भी भेजो, टाइप फॉर्मेट में भेज दो, फोटो खींच के भेज दो, 5 मिनट का काम है। उससे आपके अंदर जिम्मेदारी लगेगी, यार कोई मुझे देखने वाला है। ठीक है, रात में शाम में आपने बता दिया, आप सोचो शाम में आपने बता दिया कि मेरा ये पूरा हुआ, आपको कितनी खुशी मिलेगी अंदर से। जिन जिन लोग का पूरा होगा, जिनका नहीं पूरा होगा, तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन कर दिया कि भाई क्यों नहीं पूरा हुआ, तो थोड़ा सा जिम्मेदारी का एहसास होगा, भाई इस वजह से नहीं पूरा हुआ, आज यहाँ चले गए थे पार्टी में, यहाँ चले गए थे घूमने, यहाँ चले गए थे, आज छुट्टी मना लिया था, आज दिन भर रील देखते रह गए। ठीक है, अपनी गलतियों पे काम नहीं करोगे तो फिर मतलब कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो गलतियों पे काम करिए, लगातार बने रहिए। ठीक है, मोटिवेट रहिए, स्वास्थ्य वगैरह का ध्यान रखिए। अगर घर से दूर हैं, आज के टेक्नोलॉजी वाले ज़माने में घर पे भी रह के तैयारी हो सकती है, लेकिन अगर घर से दूर हैं तो अपने सेफ्टी का ध्यान रखिए, क्योंकि इस समय तमाम बरसात वगैरह का मौसम है, बाहर माहौल ठीक नहीं है, तो अपने सेफ्टी वगैरह का ध्यान रखिए। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। कुछ चीज़ें बातें जो मुझे शेयर करनी थी मैंने बता दिया। ठीक है, बताइए किसी का कोई सर बिहार पीसीएस के लिए घटना चक्र सही है ना साइंस के लिए सर? हाँ बिल्कुल, आप लूसेंट की एक बुक है, आप चाहिए तो उसको कर सकते हैं, या घटना चक्र भी कर सकते हैं। अभी रुपेश सर एक दिन लाइव आए थे आप लोगों के साथ मेंटरशिप में, आप उस मेंटरशिप में थे योद्धा? नहीं सर, उसमें तो नहीं रह पाए सर। तो ये सब चीजें मिस मत करिए।
ठीक है, क्योंकि देखिए वो लोग अपना प्रिसाइज टाइम निकाल करके अगर मेंटरशिप लेने आ रहे हैं या आपको मतलब मौका मिल रहा है अगर जुड़ने का, तो उसके लिए मतलब उसको मिस मत करिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि मैं कोशिश करूंगा सर से, मैंने दूसरी चीज ना सर, हाँ। करंट अफेयर को लेकर हो रहा है सर कि बिहार करंट अफेयर कहाँ से करे सर, बहुत करंट अफेयर में गलत चल जाता है, इस पे मैं क्या करना मैं चाहिए? बता रहा हूँ, यूपीएससी हिंदी अभी प्रयास कर रही है कि पिछले साल भर का बिहार स्पेशल का जो भी है सेगमेंट, हम लोग कोशिश ये करेंगे कि 50 से 60 पेज में 100 पेज अधिकतम 100 पेज में आपको कोशिश करेंगे एक ओवरव्यू देने का, ठीक है। तो अगर इतना ये भी नहीं, हाँ इतना बहुत कम, मतलब 60-70 के लगभग रहेगा मान के चलिए, क्योंकि सिर्फ बिहार का रहेगा। केवल बिहार स्पेशल, ठीक है, केवल बिहार स्पेशल करंट हम लोग कोशिश करेंगे 50 से 60 पेज में आपको शॉर्ट नोट्स बना के देने का, ठीक है। हम लोग उस पे लगे हुए हैं और हमारा प्रयास है लगभग 30 अगस्त के आसपास ये आपको मिल जाएगा, ठीक है, 30 अगस्त से पहले आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए परेशान मत होइए। हाँ ये है कि करंट में देखिए, अभी जैसे पीसीएस का मान लीजिए, मैं यूपी पीसीएस हिंदी वाले जो यूट्यूब चैनल है उसमें मैं पीसीएस का पीवाईक्यू डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, 2018 का पीवाईक्यू डिस्कस कर रहा हूँ। आप लोगों में से कौन कौन पीसीएस देख रहा है और वो पीवाईक्यू देख रहा है? जैसे साक्षी तो मुझे दिखती है वहां पे, ठीक है, रेनू आप देख रही हैं, ठीक है, और कौन कौन है? तो उसमें जैसे ना एप्टीट्यूड पे क्या सोच करके पीवाईक्यू लगाना है। जैसे पीवाईक्यू लगाने का 2 तरीका है, एक तो सिंपल 2018 में पूछा है तो 2018 का फैक्ट देख लिया, उससे काम नहीं बनेगा भाई, 2018 का फैक्ट 24 में चेंज हो गया है, तो पीवाईक्यू लगाते समय फैक्ट चेंज देखना है, ठीक है। जैसे कल हम लोगों ने मतलब एप्टीट्यूड पे काम करिएगा ना, तो वो आपको कैसा भी पेपर आ जाएगा, वो आपका क्लास मतलब काम आसान कर देगा, ठीक है। दूसरा चीज ये है कि जब आप बिहार के लिए मान लीजिए पढ़ रहे हैं, तो बिहार में जो पीवाईक्यू पूछा है वो अगर मान लीजिए 2017 में पूछा है, सपोज करिए कि 2017 में इस चीज के लिए ये पुरस्कार किसको मिला या ये चीज कहाँ पे अवस्थित है, तो 2024 वगैरह का अपडेशन देख लीजिए कि 2024 में वो पुरस्कार किसको मिला, ठीक है, समझ रहे हैं? ये वाला काम कर लीजिए, बाकी हम लोग कोशिश करेंगे आपको जल्दी से जल्दी। दूसरी प्रश्न है ना सर कि कोई भी टेस्ट अगर देते हैं, मानिए कि यूपीएससी का भी अभी पिछला एग्जाम पड़ा था तो उसका भी टेस्ट दिए सर, हाँ। और कोई भी अदर स्टेट का पीसीएस देते हैं सर, तो उसमें 50 से 60 मतलब 60% से ऊपर जा ही नहीं पाते हैं, कोई भी टेस्ट देते हैं सर, तो इसका क्या मतलब? एनालिसिस किया है टेस्ट का आपने? टेस्ट का एनालिसिस का मतलब जो 40% क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो किस सब्जेक्ट से गलत हो रहे हैं? हिस्ट्री में गलत हो रहा है, पॉलिटी में गलत हो रहा है, जियोग्राफी में गलत हो रहा है। टेस्ट देने का एक पर्पज ये भी होता है कि पिछले टेस्ट से इस टेस्ट में थोड़ा सा नंबर इंक्रीज हो, ठीक है, तो डिक्रीज क्यों हो रहा है इस पे भी काम करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं फुल टेस्ट दिया, पार्ट टेस्ट दिया था, तो मुझे पता है कि मतलब मान लीजिए हिस्ट्री का पार्ट टेस्ट दे रहा हूँ तो मुझे पता है हिस्ट्री में गलत हो रहा है, लेकिन उसमें भी आपको ये देखना है कि एंशिएंट हिस्ट्री में गलत हो रहा है, मिडाइवल में गलत हो रहा है, मॉडर्न में गलत हो रहा है, उस पर काम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि इतना बेतुका फैक्ट पूछ देगा कि आप 50 बुक से भी पढ़ लोगे तो कोई मतलब नहीं है, तो उन क्वेश्चंस के लिए परेशान नहीं होना है। लेकिन जो आसान क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, वो आपके गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो पार्ट टेस्ट में तो ये अप्रोच रखनी है। फुल टेस्ट में क्या अप्रोच रखनी है कि फुल टेस्ट देने के बाद किस सेगमेंट में ज्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, करेंट, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, तो वो वाला फिर से तैयार करना है, ठीक है। तो ऐसे करके नंबर बढ़ेंगे, है ना। सर इस टेस्ट का सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? शाम तक ये कौन सा आर की आप बात कर रही हैं? जी हाँ, तो शाम तक आपको इसी चैनल पे यूपी पीसीएस हिंदी, जहाँ पे आपने पेपर मिला है, आपको कोई पेपर, ओएमआर और ये सारी चीजें एक साथ मिली है ना, वो वैसे ही आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, शाम को मिल जाएगा। सर करंट अफेयर के लिए प्रतियोगिता दर्पण कब से ही फॉलो कर रहे हैं सर, तो क्या वो सही है कि दूसरे मैगजीन को मेरे को फॉलो करना चाहिए? क्या बोले, आपका प्रश्न मैं नहीं सुन पाया। करंट अफेयर के लिए सर पिछले हम लगभग 6 से 7 महीना से प्रतियोगिता दर्पण फॉलो कर रहे हैं। हाँ देखिए, तो क्या मैं बता रहा हूँ, यूपीएससी हिंदी का करिए, विजन का करिए, दृष्टि का करिए, प्रतियोगिता दर्पण का करिए, थोड़ा सा बस प्रेजेंटेशन का तरीका अलग होगा। करंट बाकी देखिए, जो करंट विजन में आया वही करंट दृष्टि में भी आएगा, वही करंट यूपीएससी हिंदी में भी आएगा। जैसे हम लोग मैगजीन बना रहे हैं तो हमारा विजन में थोड़ा सा विस्तार से देता है। हाँ, बस वही मैं कहने का तरीका बस अंतर होगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कोई भी एक मैगजीन फॉलो करना करिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रतियोगिता दर्पण भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न? हाँ बोलो पवन, बताइए। कि जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आते हैं निम्नस पे कि ये क्या बताया जाता है, या कि इस फेमस है या फिर कोर्स में के जो केस में आते हैं, ये कहां से डायरेक्ट करूं, कहां से पढ़ें? देखिए,
हम लोग जब पढ़ते थे, मतलब 2018-17 में जब मैं पढ़ता था, तो हम लोग खनन मंत्रालय, खान विभाग, अब जैसे मान लीजिए यूपी के लिए पढ़ रहे हैं तो खान विभाग जो है यूपी का, वहां से डेटा देख सकते हैं, या खनन मंत्रालय का डेटा है, पीआईबी की वेबसाइट पे जाएंगे तो खनन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग आप सर्च करेंगे तो वहां पे खनन मंत्रालय का डेटा मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको एमएसपी देखना है, ठीक है, तो सीएससीपी की रिकमेंडेशन डायरेक्ट देख लीजिए पीआईबी की वेबसाइट पे। आप कहीं और पढ़ोगे तो वहां पे एकदम आपको सही मिलेगा कि 22 फसलें हैं, 1 एफआरपी है, ठीक है, तो टोटल 23 मूल्यों के लिए हम एमएसपी दे रहे हैं। खनन से रिलेटेड या खनिज से रिलेटेड देखना है, डेटा देखना है, तो आप पहली चीज तो ये कि गूगल सर्च आज के जमाने में आपका काम आसान कर देगा। इन केस आप थोड़ा सा अच्छे से देखना चाहते हो तो खनन मंत्रालय की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे सारे स्टैटिक मतलब जो स्टैट होते हैं वो सारे होंगे आपको, ठीक। उसमें भी नहीं तो आप किसी भी बुक में, हर बुक में लगभग सेम डेटा रहता है, ठीक है, तो किसी भी बुक में जाओ, जैसे मान लो आपके पास 2017-18 या 20 की बुक है या 22 की बुक है, 2019 में वो डेटा देख, मान लो वहाँ 2019 का डेटा दिया है आपको, 2024 में तैयारी करो तो बगल में एक टेबल बना लीजिए 2024 और तुरंत वहीं पे लिख लीजिए, तुरंत गूगल सर्च करिए 2024 में अभ्रक उत्पादन में प्रथम 3 राज्य, भारत में अभ्रक उत्पादन में प्रथम 3 राज्य देख लीजिए कौन कौन है, ठीक है, सोना मतलब कोयला उत्पादन में प्रथम 3 राज्य देख लीजिए कौन कौन है, ठीक है। और ये भी ऐसा नहीं कि बैठ के पूरा दिन बैठ के यही देखते रहना है, ये पीवाईक्यू जब आप लगाएंगे ना या कोई टेस्ट सीरीज लगाएंगे, वहां से जो डेटा आ रहा है तो वहां उनके आधार पे प्रश्न मतलब डेटा देखिए, ना कि आप पूरे खनिज का ही लगिए इकट्ठा करने, क्योंकि उतना याद नहीं होगा, ठीक है, याद करने की भी एक सीमा है ना। इसका प्रश्न था, ये क्वेश्चन था कि इंटरनेशनल लेवल पे जो पूछते हैं उसका बता रहे थे, इसके इंटरनेशनल लेवल पे ये कंट्री है, पर्टिकुलर जगह इसके लिए फेमस है, हाँ, तो वो कैसे हम ठीक मैं बता रहा हूँ। तो जैसे उसमें भी कोयला में विश्व में प्रथम, ठीक है, लौह अयस्क में विश्व में प्रथम, मतलब विश्व में शुरू के तीन देश, ठीक है। अमूमन देखो कुछ कॉन्सेप्ट तो क्लियर रखो, कुछ नहीं पता है तो अमूमन चीन पहले नंबर पे होगा, ठीक है, पता है तो अच्छी बात है। जैसे यूरेनियम में पता है कि कनाडा पहले नंबर पे हो सकता है, कुछ नहीं पता तो चीन मार लो, लेकिन वो तुक्का मारना टेस्ट में, जैसे आप टेस्ट मान लीजिए दे रहे हैं, आपको नहीं पता है डेटा के बारे में, तुक्का मारना मार दो चीन, लेकिन अब जब टेस्ट दे लिया तो देख लो यूरेनियम उत्पादन में शुरू में कौन कौन से देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और चीन में कौन पहला है, कौन दूसरा, कौन तीसरा, मतलब एक बार डेटा देख लेना है। तो कुछ डेटा जो आपको पीवाईक्यू से पूछे हैं वो वर्ल्ड लेवल पे भी और भारत के लेवल पे भी, तीनों लेवल पे तैयार कर लीजिए, ठीक है। बल्कि एक डेटा सीट बना लो यार, ये सबसे बढ़िया रहेगा, एक डेटा सीट बना लो, ग्रुप में शेयर कर दो, ठीक है, जिसका सिलेक्शन होगा वो आपका भी नाम लेगा, आपका भी सिलेक्शन होगा। आपका सिलेक्शन क्यों होगा? क्योंकि आप लिखोगे खुद, ठीक है, लिखोगे तो चीजें याद रहेंगी। दूसरे का सिलेक्शन कैसे होगा? एक बार देखने से क्या पता उनको फायदा मिल जाए, ठीक है, तो बताएंगे कि देखो भैया पवन भगत भी अपना भी सिलेक्शन करा है, हमारा भी सिलेक्शन करा है, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न? हेलो सर, मेरा था, हाँ ठीक है, लोरी नैन्सी एक बार लोरी का सुन लेते हैं फिर आपका। हाँ बताइए लोरी। मेरे एसर्शन ओरिजिन वाले क्वेश्चन मतलब अधिकतर गलत होते हैं। हाँ एसर्शन ओरिजिन वाले क्वेश्चन होते हैं। हाँ मैं बता रहा हूँ, देखो एसर्शन जो कथन एवं कारण वाले होते हैं ना, जब कथन दिया होता है तो कारण के पहले क्योंकि लगा लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए सपोज करिए एक क्वेश्चन है, मान लीजिए ऐसा है कि 1526 में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है, और उसका कारण दे रहा है क्योंकि बाबर भारत में जो है लूटपाट के इरादे से आया था, ऐसा कुछ दे रहा है, ठीक है। अब जब भी दूसरा स्टेटमेंट देगा तो आगे आप क्योंकि लगाएंगे। पहला युद्ध जो है मतलब पानीपत का पहला युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया, दूसरा स्टेटमेंट जो पढ़ेंगे आगे क्योंकि लगा दीजिए। अब क्योंकि अगर आप लगा रहे हैं और वो स्टेटमेंट मतलब पहला वाला उसका पुष्टि कर रहा है क्योंकि लगाने के कारण, तब तो आप उसको दोनों को सही मानेंगे और सही व्याख्या करेंगे। नहीं हो रहा है, दोनों स्टेटमेंट सही भी हो सकते हैं, नहीं हो रहा है तब आप बी पे या सी पे या डी पे जाएंगे, ठीक है। कारण कथन कारण के स्टेटमेंट प्रश्न होते हैं आसान, लेकिन हम लोग ओवर थिंकिंग की वजह से गलत कर देते हैं। ओवर थिंकिंग क्या कि अमूमन मान लेते हैं हम लोग कि हाँ ठीक है व्याख्या तो कर ही रहा है, जबकि अमूमन ऐसा होता नहीं है। आपके प्रश्न इसीलिए गलत हो रहे हैं लोरी, अगर मैं सही हूं तो आप यही मान लेते हो कि व्याख्या कर रहा है। स्टेटमेंट सही है इसका ये मतलब नहीं कि वो व्याख्या कर रहा है, हो सकता है वो दोनों अलग अलग स्टेटमेंट हो,
ठीक है, चले मान लीजिए ऐसा स्टेटमेंट दे दे कि पहला स्टेटमेंट दे दे कि 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। दूसरा स्टेटमेंट दे दे कि शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। अब बताओ क्या होगा? दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है, लेकिन दोनों पहला स्टेटमेंट की व्याख्या नहीं कर रहा है। ये वाले ऐसा आसान वाला प्रश्न नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा तो आपको घुमाएगा, आपको परेशान करेगा। तो इसीलिए दो स्टेटमेंट, इस पे प्रैक्टिस करके क्या करना है, प्रैक्टिस करते समय जब आप टेस्ट लगा रहे हो तो ओवर थिंकिंग से बचिए। एसरेशन रीजन वाले क्वेश्चन तभी गलत होते हैं जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं, और प्लस अवैध सामान्यीकरण कर देते हैं। अवैध सामान्यीकरण का मतलब जनरलाइजेशन होता है ना, जनरलाइजेशन समझते हैं, मान लेते हैं हाँ ठीक है यार यही है, ठीक है यार यही है, ये वाला चीज, ये वाला एप्टीट्यूड में चेंज लाना है। नहीं, अगर व्याख्या कर रहा है तभी उसको सही मानेंगे, नहीं व्याख्या कर रहा है तो नहीं मानेंगे। हो सकता है इसकी वजह से एक आध दो क्वेश्चन आपका गलत हो जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपका सही होगा, ठीक है। जैसे अमूमन क्या होता है, जो शुरू के एसरेशन रीजन और कथन कारण वाले प्रश्न थे उसमें अमूमन ऐसा होता था कि ए व्याख्या कर रहा है और ए और बी दोनों सही हैं। तो जब हम लोग PYQ लगाते हैं तो एप्टीट्यूड उसी से अनुसार बन जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, जब भी पेपर आता है तो उसी को मार देते हैं। इधर से पीसीएस ने अपना 2018-19 के बाद से पीसीएस ने और यूपीएससी में भी इधर से आने लगे हैं क्वेश्चन, तो उन्होंने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, एप्टीट्यूड, इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार कि एप्टीट्यूड बनाइए PYQ देख करके, लेकिन करंट के ट्रेंड को भी ध्यान में रखना आवश्यक है, ठीक है। लोरिक समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो ऐसे थम्स अप करिएगा, ठीक है। हाँ नैन्सी, आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। सर मैंने यूपीएससी का मेरा 3rd अटेम्प्ट था इस बार, तो मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गई हूँ। यूपीपीसीएस के लिए मैं अच्छी तरीके से मोटिवेट नहीं हो पा रही हूँ, और मेरे लिए ये लास्ट चांस है। फैमिली प्रेशर बहुत है और अच्छे से स्टडी नहीं कर पा रही हूँ अभी। देखिए पहली चीज तो ये है कि फैमिली भले आपके ऊपर प्रेशर दे रही है, आप एक बार मम्मी पापा से बैठ के बात कर लीजिए, ठीक है। देखो मम्मी पापा को ये समझाओ ना कि यार मैं पेपर दे रहा हूँ या मैं पेपर दे रही हूँ तो मैं क्यों चाहूंगा कि मैं फेल हो जाऊं, ठीक है। जाहिर सी बात है, आपने मेहनत नहीं की है, आप सही से अपना 100% नहीं दे पाए हो, ये अलग केस है। लेकिन अगर आप 100% आपने दिया है, आपने मेहनत की है, तो फिर आप क्यों चाहोगे कि आप फेल हो जाओ? जाहिर सी बात है आप नहीं चाहोगे। भाई कोई मतलब गधा से गधा बच्चा भी पेपर देने जाता है और पेपर पे टिक करता है आंसर कोई, तो ये सोच के थोड़ी टिक करता है कि मेरा गलत हो जाएगा। वो तो अपना यही सोच के टिक करता है कि मेरा 100% ये क्वेश्चन सही होना ही होना है, ठीक है। तो अपने मम्मी पापा से 100 बात करो, पहली चीज प्रेशर कम करने का। दूसरा मोटिवेशन, सेल्फ इनर मोटिवेशन ले आओ। क्यों, क्या हुआ था इस बार 3rd अटेम्प्ट में, कैसे नंबर कैसे आए थे नैन्सी? सर मेरा सीसेट उसमें 3 जीएस में तो 98 नंबर थे और सीसेट में थोड़े नंबर मेरे कम आए थे। 2nd अटेम्प्ट था उसमें भी मेरा सीसेट ही थोड़ा कम था और बाकी जीएस सही जाता है। लेकिन ये प्रेशर है ना कि यूपीएससी कोई डिग्री नहीं है, तो मैं पेरेंट्स को मतलब बता सकूं सही से कि यूपीएससी क्या है, तो इसलिए मैं थोड़े कचरे एरिया में रहती हूँ, तो इसमें यूपीएससी के बारे में ज्यादा किसी को कुछ पता भी नहीं है। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपकी चीज को, लेकिन जैसे पिछले अटेम्प्ट में क्या हुआ था, पिछले 2 अटेम्प्ट में? इसमें जो 1st अटेम्प्ट हुआ था तो मैंने सेल्फ स्टडी की है, तो उसमें मेरा 1st अटेम्प्ट ज्यादा अच्छा नहीं गया था, लेकिन 2nd अटेम्प्ट में मैंने काफी अच्छी मेहनत की थी, तो सीसेट मेरा खराब हो गया था और जीएस में भी थोड़े से नंबर कम थे। तो सीसेट में जब खराब हुआ था, मैं बीच में रुकूंगा, सीसेट में जब खराब हुआ था तो क्या आपने उसके लिए अलग से मेहनत किया था? सर मैंने मधुकर सर की क्लास ली थी और मैंने ये मतलब ऑनलाइन वगैरह कुछ नहीं किया था, लेकिन मैंने मधुकर सर की क्लास ली थी अनअकैडमी की। प्रैक्टिस किया था? जी हाँ सर, प्रैक्टिस किया था, बट पता नहीं इस बार जीएस मेरा काफी अच्छा हुआ था और सीसेट के बाद जाने के बाद मेरे काफी क्वेश्चन सही हो रहे थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन के बाद मुझे एंजाइटी हुई, यानी क्या हुआ उसके बाद मेरे क्वेश्चन गलत होने लगे और मुझे खुद लगने लगा कि गलत हो रहे हैं। मैं आपको रोक रहा हूँ बीच में, मैं समझ रहा हूँ आपकी सिचुएशन को, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि समानुभूति है मेरे अंदर। पहली चीज तो ये है कि आपके 98 नंबर आ रहे थे, तो बिना पढ़े तो नहीं आ रहे हैं, ठीक है। सीसेट में फेल कर गया, कोई बात नहीं, तो अपने आप को ये मोटिवेट करना है कि चलो मेरे यूपीएससी में 200 में 98 नंबर मैं ला रही हूँ, तो पीसीएस में भी मेरे अच्छे हो जाएंगे। दूसरा चीज ये है कि घर वाले मान लो दबाव बना के, अच्छा घर वाले प्रेशर बनाएंगे तो क्या करवाएंगे, शादी करवा देंगे लड़कियों की, यही नहीं करवाएंगे, है ना? नहीं सर, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो मतलब मुझे फैमिली भी संभालनी होती है। हाँ मैं समझ रहा हूँ। तो देखिए दो चीजें हैं, एक तो शादी का प्रेशर आ सकता है,
दूसरा अर्निंग का प्रेशर आ सकता है। तो दोनों ही मामले में अर्निंग का प्रेशर आ रहा है तो कुछ साइड बिजनेस या साइड जॉब एक बार देख लीजिए कि कहाँ फ्रीलांसिंग वगैरह करके कुछ मिल सकता है। दूसरा अगर शादी का प्रेशर आ रहा है तो एक बार मम्मी पापा से ये बोल दीजिए कि भैया देखो 27 अक्टूबर को एग्जाम है, टालने के लिए, करना नहीं करना वो आपके ऊपर है, ठीक है, टालने के लिए बोल दो 27 अक्टूबर के एग्जाम है, एक बार सही से दे लेते हैं फिर देखते हैं, फिर हम जो है नहीं होगा तो आपकी बात मान लेंगे, ठीक है। उन मम्मी को जानते हैं, जैसे जो लड़के हैं वो मम्मियों को और जो लड़कियां हैं वो पापा लोग को, ठीक है। थोड़ा सा जैसे मतलब ऐसा होता है कि लड़कियों पापा लोग की प्यारी होती हैं, प्यारे मतलब पापा की परियां होती हैं लड़कियां, और पापा के मम्मी के पारा होते हैं लड़के, ठीक है। तो आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बनाते हुए, मतलब ठीक है अलग अलग हो सकता है लेकिन अमूमन ऐसा होता है। तो आप लोग थोड़ा सा पापा से और आप लोग थोड़ा सा मम्मी से बात कर लो, मम्मी से मिल जाए तो मम्मी से ले लो, मम्मी से बात कर लो। मम्मी लोग बहुत भावुक किस्म की होती हैं और आराम से आपकी थाली में उतर जाएंगी, तो मम्मी को थाली में उतर। 4 साल से मैं मतलब 1 साल करके अटेम्प्ट मांग ही रही हूँ उनसे, तो मतलब वो कहते हैं कि अब तुम्हें कितने साल में, नहीं, मैं पहले अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में थी तो मैंने उनसे बोला था कि मुझे 1 साल और चाहिए, तो मेरा नहीं निकला। सेकंड में मैंने बोला नहीं निकला, थर्ड में बोला नहीं निकला, तो अब उनको उम्मीद ही नहीं रहती है कि मतलब मैं कर सकती हूँ। मैं समझ रहा हूँ लेकिन ठीक है, देखिए सच्चाई जो है वो तो है ही, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि आपके नंबर भी आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि इस बार कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। पहली चीज तो ये है, आप ये बताइए ना उनको कि देखो भाई 98 नंबर तक मैं आया हूँ, पहले में आपने 60-65 पाया, 50 के नंबर लगभग नंबर पा रहे हो, आप धीरे धीरे 98-100 पे आ रहे हो, तो जाहिर बात है कुछ प्रोग्रेस तो हुआ है। यूपीएससी में 98 नंबर 200 पाना मामूली बात नहीं है, पीसीएस में आप इसको और अच्छे से ले जा सकते हो। अभी से टेस्ट वगैरह लगाइए, कंटिन्यू मेहनत करिए, रिस्क लेने की आदत डालिए, ये हम लोग बार बार बोलते हैं। अच्छा हाँ, एक प्रश्न तो भूल ही गया था, थोड़ा सा एक बार फिर से वीडियो ऑन करिए तो सभी लोग, ये लास्ट वाला प्रश्न है आज का, ठीक है। तो फिर आज के सेशन समाप्त करेंगे। एक बार वीडियो सभी लोग ऑन करिए, ठीक है। हाथ उठाइएगा ऐसे, कौन कौन आप लोग में से ऐसे हैं जो जिन्होंने 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, और मैं देखूंगा अभी OMR। हमने सर, ठीक है। सत्यम, पूजा, बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया? मन नहीं करता है सर अटेम्प्ट करने का सारा। अच्छा श्वेता, आपने भी नहीं, ये काम नहीं करना है बार बार। कल पिछली बार भी जब गौरव सर आए थे तो बार बार हुआ। हाँ, जितना भी करते हैं ना तो 2-4-10 क्वेश्चन नहीं जाता है। नहीं, क्यों रह जाता है? अभी एटलीस्ट घर पे ना प्रैक्टिस मैच में थोड़ी वीक है, इसको कैसे कवर करूं मैं सर? हिस्ट्री के क्वेश्चन मुझसे हमेशा ही मोस्ट ऑफ द टाइम गलत हो जाते हैं। मैं एक बताऊं अपना एक्सपीरियंस हिस्ट्री में क्या है। हिस्ट्री में ऐसा होता है कि मैं एग्जाम में मतलब कब वाले 21 या 22 वाले में एग्जाम में 100% एक्यूरेसी के साथ सारे गलत करके आया था। तो हो जाता है, एक सब्जेक्ट से कुछ नहीं बिगड़ता है, बशर्ते आप एक मिनिमम रिसोर्स पढ़ के जाइए। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हमारे कोई क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मिला के रिपीट हो रहा है, क्या होता है कई बार ना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं रिपीट होगा, हो सकता है 2-3 क्वेश्चन मर्ज करके एक रिपीट हो सकता है उसके मॉडल आंसर, जैसे हम लोग जो मॉडल सॉल्यूशन पढ़ते हैं उसमें से कोई चीज रिपीट हो, तो वो ना गलत हो, है ना। जो बहुत टफ आ गया एकदम, आपने जो मान लीजिए आपने जो बेसिक सोर्स पढ़ा होगा ना, मान लीजिए स्पेक्ट्रम पढ़ी होगी या आर्ट एंड कल्चर वाली पढ़ी होगी या जो भी पढ़ा होगा, वो जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं वो ना गलत हो, इसको इंश्योर करिए। बहुत टफ वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, गलत करके आ जाइए, मैं तो कहूंगा उसके डरना ही नहीं है, बिल्कुल उसके वजह से प्री नहीं रुकेगा। अच्छा, दूसरे दिए ना घर पे बैठ के, अभी खास तौर पे देखिए अभी प्रीलिम्स के लगभग आप लोग का 3 महीने का समय है, तो अभी आप लोग ना कम से कम अटेम्प्ट कीजिए अभी 100%, मत डरिए अभी। वो तब आपको आइडिया लगेगा कि तब आपको रिस्क लेने की आइडिया आएगी कि यार हाँ इतना हमें लेना है। आखिरी में डिसाइड कर लीजिएगा, एग्जाम के दिन कुछ कम कर लीजिएगा, कुछ अधिक कर लीजिएगा। यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि आपके 4 नंबर कम आ जाएंगे तो आपकी कहीं इमेज खराब हो जाएगी, ये सब तो कोई बात है नहीं। तो अभी क्या है ना, वो उससे सीखने मिलेगा। अच्छा, जब सारा अटेम्प्ट करने के हम लोग कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आंख बंद करके अटेम्प्ट कर देना है, सारा सी मार दिया, ये नहीं। पढ़ना है, सोचना है, कुछ तरीका लगाना है, कई बार मान लो कुछ भी दिमाग लगाना है, लेकिन दिमाग लगा के अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये आदत डालेंगे, देखिएगा नंबर। एक चीज और, आप लोग पीवाईक्यू को डिस्कशन जरूर देखिए। जैसे कल पीवाईक्यू 2018 का डिस्कशन कर रहे थे हम लोग, 70-76 लगभग के क्वेश्चन हम लोगों ने 75 प्लस डिस्कस कर लिया था। उसमें से 25 क्वेश्चन ऐसे थे, 75 में 25 क्वेश्चन ऐसे थे जो एकदम इजी वाले थे, और वो ऐसे क्वेश्चन थे अगर आप वो गलत करो तो इसका मतलब आप अपना सिलेक्शन रोक रहे हो,
ठीक है, तो वो सब हाँ। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि अभी 3 महीने बाद यूपीपीसीएस है और फिर हमको यूपीपीसीएस के लिए यूपीएससी के लिए भी प्रिपेयर करना है, तो दोनों चीज़ों को मैनेज कैसे करें? क्योंकि मतलब फैमिली इशू की वजह से मैंने यूपीएससी अटेम्प्ट नहीं किया अभी तक, मुझे करना है। मतलब अभी 2 बार मैं पहले यूपीपीसीएस जो सामने है पहले वो देखिए मेरे चीज़ मैनेज नहीं हो पा रही है। मैं बता रहा हूँ, पहली चीज़ तो ये कि यूपीएससी यूपीपीसीएस प्री का सिलेबस तो लगभग सेम है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी 27 अक्टूबर को प्री है यूपीएससी का यूपीपीसीएस का, तो पहले यूपीपीसीएस प्री पे फोकस कर लीजिए। 27 अक्टूबर के बाद भी आपके पास पर्याप्त समय होगा पीसीएस यूपीएससी के लिए तैयारी करने का। और सर मेंस के लिए मुझे बताइए कि मेरे मास्टर्स के एग्जाम्स की वजह से 1-1.5 महीने मैं प्रिपरेशन नहीं कर पाई। मैं बता रहा हूँ बढ़िया क्वेश्चन है। मेंस के लिए पहली बात तो हम लोग के 2-3 इनिशिएटिव हैं। एक ध्रुव बैच है, अगर आप बेसिक आंसर राइटिंग आपने नहीं किया तो आप चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो गौरव सर, मैं लगातार मतलब और भी सर लोग हैं, यूट्यूब पे हम लोग फ्री में आंसर राइटिंग भी कराते हैं। ऐसे ही आंसर राइटिंग लिखने वाले में भी इसको ज्वाइन करना मेरे लिए बेनिफिशियल होगा पीसीएस और यूपीएससी के लिए। हाँ मैं बता रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ। इसी आपको पहले बार मेरा एक बार पहले सुन लीजिए, ठीक है। ध्रुव में हम लोगों ने लगभग 600 प्लस प्रश्नों के माध्यम से पूरे सिलेबस को कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। तो उससे आपका एक बार स्टैटिक पोर्शन का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब बची आपके, जैसे हम लोग अभी आज अभी मैं 1 या 2 बजे से मेरा फिर से क्लास है, तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आइए वहाँ पे लाइव बैठ कर के साथ में डिस्कस कीजिए, ठीक है। गौरव सर आते हैं कभी कभी, कोई मतलब कोई न कोई आते रहता है डिस्कशन करने। ऐसे ही ध्रुव के साथ साथ एक हम लोग का सीजन चलता है, तो सीजन में आप आंसर राइटिंग रोज 2 क्वेश्चन आंसर राइटिंग करने में आधा घंटा लगता है, ठीक है। 7-7 मिनट 10-10 मिनट में लिखा, 20 मिनट में लिखा। सुबह टॉपिक मिल जाएगा आपको, टॉपिक तैयार करिए। उससे फायदा क्या होगा, उस टॉपिक का आपका प्री भी तो तैयार हो रहा है और बस 10-10 मिनट में आपको आंसर लिखना है। नहीं अगर वो कर सकती हैं तो फ्री में भी चल रहा है। शाम को 5 बजे के लगभग जा रहा है, तो शाम को 5 बजे डेली एक क्वेश्चन जाता है। सवेरे उसका टॉपिक बता दिया जाता है, तैयार कर लीजिए। शाम को 5 बजे जाता है तो भैया मेरे चाचा चाची लोग, आप लोग क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो यार यूपीएससी हिंदी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, यूपीपीसीएस हिंदी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। सारे चैनल्स फॉलो करिए, मत करिए, ये दोनों करिए, ठीक है। दोनों अभी मैं ऐसा है, जितने भी हमारे फ्री इनिशिएटिव है, पेड इनिशिएटिव है, सबका मैं एडवर्टाइजमेंट डलवा रहा हूँ, ठीक है। फ्री वाले तो जरूर ज्वाइन करिएगा। और सर ऑप्शनल को इन सब चीजों के बीच में ऑप्शनल को कैसे मैनेज? देखिए अभी 27 अक्टूबर तक ऑप्शनल भूल जाइए। अभी मेरे हिसाब से 27 अक्टूबर तक भूल जाइए। 27 अक्टूबर से 27 नवंबर, 27 नवंबर से 27 दिसंबर, जिस दिन आइएगा मतलब कोशिश करिएगा 1-2 दिन इंतजार करके 30 अक्टूबर के आसपास, और उसके बाद डिस्कशन किया जाएगा। 30 अक्टूबर के आसपास उतना प्लानिंग करने की मतलब ये मान के चलिए 27 अक्टूबर पे फोकस कर लीजिए। 30 अक्टूबर के बाद सिर्फ 2 महीने में हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो फिर आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। आप सभी को धन्यवाद पेपर देने के लिए, लेकिन एनालिसिस करके शॉर्ट नोट जरूर बनाइएगा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाइए, टाइम टेबल शेयर करिए, सवेरे उठने का प्रयास करिए, ठीक है। देखते हैं कौन कौन करता है, सभी लोग मिलके फोड़ेंगे, ठीक है। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बताइए, कुछ बताइए। सर मैंने ध्रुव बैच ज्वाइन किया, लेकिन मैं समझ नहीं आ रहा कैसे करूं, क्या करूं उसको। जैसे ध्रुव बैच आपने ज्वाइन किया तो उसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होगा, वो है ना जी। तो क्वेश्चन आप जैसे क्वेश्चन आपको बताया जाता है ऊपर, ठीक। आपको करना क्या है कि क्वेश्चन लिख लेना है हाथ में, मतलब पेपर पे क्वेश्चन लिख करके एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए कि आप उसका क्या आंसर है। तो 2, 4, 5 क्लास 10 क्लास देख लीजिए, ठीक है। कौन है भाई, अपना आवाज म्यूट कर लीजिए भाई, कुलदीप भैया अपना आवाज म्यूट कर लीजिए, ठीक है। आप लोग काम ये करिए कि कुसुम आप भी एक बार म्यूट कर लीजिए, मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे ध्रुव बैच में आपको ऊपर क्वेश्चन बताया जाता है, क्वेश्चन नोट करिए। पहले तो 4, 5, 10 क्लास देख लीजिए कि कैसे क्या करना है, एक बार समझ में आ जाएगा कि कैसे लिखना है। तो गौरव सर ने शुरू में बताया है, मैंने शुरू में बताया है कैसे उसका यूटिलाइज उसको करना है। दूसरा, जब पहला दूसरा क्लास देख ले रहे हो तब क्वेश्चन नोट करो, खुद के पॉइंट सोचो कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, मेन बॉडी में क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, ठीक है। फिर वीडियो ऑन करके उसको देख लो कि क्या क्या नए पॉइंट्स आपको पता चले, कैसे प्रेजेंटेशन वहां आपको पता चल रहा है, कैसे वैल्यू एडिशन हो रहा है, वो चीजें आपको देख के वहां से सीख लेनी है, ठीक है। समझ में आ रहा है कुसुम? जी हाँ यस सर। ठीक है, तो ऐसे करिएगा, ठीक है। हाँ आनंद बताइए, आप भी बता लीजिए। सर मैंने लास्ट ईयर सर बीपीएससी दिया था, जो कि मेरा प्रयास था बीपीएससी में, उसमें 60% बीपीएससी